हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुर्जन सबाबत मतलब सगाई टूटने के बाद भी इसका चांदनी के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। 6 साल पहले टूटी थी सगाई टूटी पर रिश्ता नहीं। सगाई के 1 साल में रिश्ता और मजबूत हुआ। दुर्जन सबाबत अतीत की परछाई बनकर चांदनी का पीछा करता रहा, जो कभी छूटता नहीं। पर ऐसा कैसे हो सको है साहब? ऐसा ही हुआ है रमन। बस अब हमें यह पता लगाना है कि चांदनी जो दूसरा नंबर इस्तेमाल कर रही थी, वो नंबर दुर्जन सबाबत के नाम पर रजिस्टर्ड क्यों है। साहब, जितना मन ने पता है, सगाई टूटने के बाद चांदनी और दुर्जन कभी मिले ही ना। सगाई टूटी नहीं थी रमन, बल्कि तोड़ी गई थी। लेकिन तुम चांदनी और दुर्जन का रिश्ता नहीं तोड़ पाए। चांदनी जो दूसरा मोबाइल नंबर यूज कर रही थी, वो नंबर चांदनी और दुर्जन के रिश्ते का गवाह है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मेरे पास प्रियंका का यही नंबर है जिसपे हमारी बात होती थी, और तो मालूम भी नहीं है। हाय शकुन साहब, अरे शारदा, कैसी है तू? ठीक हो पुष्पा बहन? दुर्जन भाई साहब बहुत दिनों से गांव से बाहर गए हुए हैं ना? हाँ, वो बाहर गए हैं। अब तक लौटे नहीं? नहीं लौटे। ऐसा भी क्या काम जो बीवी बच्चे से दूर रखे? वैसे बात हमारी साहब, दुर्जन एक लंबे समय से गांव वापस नहीं आया है। उसका मोबाइल नंबर निकाला है मैंने यहीं एक मोबाइल शॉप से। बोल नंबर 444 76 89 87। लेकिन नंबर अभी बंद है साहब। मतलब दुर्जन का कोई ताल्लुक है मर्डर से? दुर्जन की बहन मेघना मुंबई में ही रहती है। इस मेघना का नंबर हाथ नहीं लगा है। जैसे ही नंबर हाथ लगता है तुरंत SMS करता हूँ आपको। सर, दुर्जन एक अरसे से अपने घर कविपुर मध्य प्रदेश नहीं लौटा। फोन स्विच ऑफ रखा है और रिकॉर्ड बताते हैं कि चांदनी और दुर्जन के बीच लगभग हर रोज बात होती है। सगाई टूटने के बाद या तो ये तार फिर से जुड़े या फिर कभी टूटे ही नहीं थे। और सर, चांदनी के मर्डर के दिन दुर्जन के फोन का लोकेशन ये रहा। 12 जून को दुर्जन के फोन का लोकेशन भांडुप, जहां से हमें चांदनी की लाश मिली। और सर, चांदनी का अपना नंबर, दुर्जन का नंबर और दुर्जन के नाम पर लिया गया चांदनी का दूसरा नंबर। तीनों नंबर की लोकेशन 12 जून को भांडुप है और तीनों एक ही समय भांडुप में स्विच ऑफ किया गया। भोसले, ये दुर्जन सबाबत 100% इसमें इन्वॉल्व है और मुझे लगता है कहीं भाग निकला है। और सर, चांदनी का दूसरा नंबर जो दुर्जन के नाम पर है, उसका एड्रेस मिला है फिर से भांडुप। सर, मूव। ये बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है? ये तो बाबूराव का फ्लैट है, किराए पे दिया है। कोई मेघना सबावत रहती है। और ये बाबूराव कहाँ रहते हैं? पनवेल में। जी, बाबूराव आप्टे? मिच बाबूराव आप्टे। तुम्हारी किराएदार मेघना सबाबत कहाँ है? वो मेरे भांडुप वाले फ्लैट में होगी। क्या हुआ साहब, कुछ लफड़ा हुआ क्या? ये मेघना सबाबत कब से रह रही थी आपके फ्लैट में? इस दिवाली को 5 साल पूरे होंगे साहब। साहब, ये रेंट एग्रीमेंट पर मेघना सबावत का फोन नंबर मिला। मेघना सबाबत को फोन मत करना भोसले, रिकॉर्ड से खुलवाओ। करेक्ट मौका देख के सीधा उठा लेंगे। जी सर। दुर्जन का कोई पता नहीं था, लेकिन पुलिस को दुर्जन की बहन मेघना के बारे में जानकारी मिल गई थी। पुलिस अब बहुत ही खुफिया तौर से चुपचाप अपना काम करने में लग गई। किसी भी तरह की भूल चूक की गुंजाइश नहीं थी जिससे दुर्जन आगाह हो पाता। पुलिस को अब दुर्जन के खिलाफ कोई ठोस सबूत चाहिए था। सर, ये मेघना सबावत की किसी नरेश द्विवेदी से बात होती रही है हर रोज। तो फिर नरेश द्विवेदी से बात करते हैं आमने सामने। नरेश के थ्रू हम मेघना तक पहुंचेंगे और मेघना हमें पहुंचाएगी दुर्जन तक। नरेश द्विवेदी तुम हो? हाँ जी सर। मेघना सबावत को जानते हो? हाँ, जानता हूँ अच्छी तरह से। क्या बात है सर? मेघना को कैसे जानते हो? दोस्त है मेरी। कैसी दोस्त? कैसी दोस्त? साहब, दोस्त है साहब, अच्छी, मतलब हमारा रिश्ता है। सर प्लीज अब तो बता दीजिए क्या हुआ है? मर्डर हुआ है और हमें शक है कि मेघना का भाई दुर्जन इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए तू अभी मेघना को फोन लगा। बाकी क्या करना है हम बताएंगे।
आज ही घर जाना चाहता है ना, तो चल फोन उठा और लगा। फोन लगा, स्पीकर पे डाल। हाँ नरेश। हाँ नरेश, क्या मेघना कहाँ हो तुम? एक फोन नहीं, मैसेज तक नहीं किया। अभी थोड़ा परेशान हूँ, बाद में बात करूँ, ठीक है? नहीं ठीक नहीं है मेघना, मैं तुम्हारे घर गया था, घर में ताला लगा हुआ था। कहाँ हो तुम इस वक्त? स्टेशन जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ तो बताओ। क्या बताऊँ, मेरा भाई दुर्जन बहुत बुरा फंस गया है, उसके हाथों मर्डर हो गया। क्या? इसीलिए मैं इतने दिनों से घर नहीं गई। मेघना तुम क्यों फंस रही हो इस सब में? नरेश, दुर्जन मेरा भाई है। अच्छा तो ये बताओ कि दुर्जन अभी कहाँ है? आज पंजाब मेल से आने वाला है, इसीलिए दादर स्टेशन जा रही है उसे लेने। फिर वहीं पे तय करेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ट्रेन कितने बजे की है? 7 बजे आएगी। मेघना अभी 3:30 बज रहे हैं, मैं भी दादर स्टेशन पहुंचता हूँ। हाँ नरेश, जल्दी आ जाओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। भोसले, ट्रेन आने में लगभग 3 घंटे बाकी है। मुझे दुर्जन चाहिए, किसी भी हालत में हमारे हाथों से वो बचना नहीं चाहिए। नरेश, तुम मेघना को कांटेक्ट करोगे और जैसे ही दुर्जन सिंह आता है तुम हमें सिग्नल दोगे। नरेश, कहाँ हो तुम? मैं अभी दादर पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तुम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ जाना। अच्छा, अभी पहुंचता हूँ। सर, प्लेटफॉर्म नंबर 2। दुर्जन की बोगी कौन सी है? पता नहीं, पर मैंने मैसेज करके बता दिया है कि मैं कहाँ मिलूंगी। वो आ जाएगा यहाँ। ये कौन है? ये दोस्त है मेरा, नरेश। भागने की कोशिश मत करना, बहुत बुरा होगा। लेकर चलो। दुर्जन सबावत फाइनली पुलिस कस्टडी में आ गया था। राज के बादल हटने लगे थे। चांदनी उर्फ प्रियंका के अतीत का साया आखिरकार रोशनी में आ ही गया। अब खुलासा होने जा रहा था सबसे बड़े राज का कि चांदनी और दुर्जन जुदा होने के बाद क्यों और कैसे मिले, और यह मिलन चांदनी का अंत क्यों बना। साहब, आप किस मर्डर की बात कर रहे हैं?
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम चांदनी परमार और प्रियंका के मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं, जो 6 साल पहले तुम्हारी भाभी बनने वाली थी और जिसे 12 जून को तुम्हारे भाई दुर्जन ने मार डाला। ये झूठ है साहब। हमने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त नरेश की फोन पर हुई बात सुनी। उसने हमारे सामने ही फोन किया था। दुर्जन 75% हकीकत हमें मालूम है। सबूत है हमारे पास कि तूने ही चांदनी का कत्ल किया। अब तो चाहे जितना रो ले, रेंग ले कि नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं मासूम हूं, तो फिर बिजली का शौक ही तेरा रोना बंद करेगा। सगाई टूटने के बाद तू चांदनी की जिंदगी में वापस दोबारा कैसे आया? तेरी तो शादी हो गई थी, बच्चा भी हो गया था। सर ये सच है कि मेरी शादी हो गई थी और बच्चा भी हो गया था। सब कुछ पीछे छूट गया था सर, मगर मैं चांदनी को भूल नहीं पाया था। पूरे 1 साल थी वो हमारे साथ। माई और बाबूजी को बहुत पसंद थी। हमें तो प्यार ही हो गया था साहब। हमारे माँ बाप ने हमारा रिश्ता तय किया था और हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। जब सगाई टूटी तो मेरा दिल टूट गया साहब, बहुत बुरी तरह। मुझे अपना हाल तो मालूम था पर चांदनी का नहीं। फिर 3 साल पहले मैं और मेरे परिवार वाले ललितपुर गए थे हमारे कमलेश मामा की बेटी की शादी में। तब मैंने चांदनी को फिर से देखा। चांदनी, कैसे हो दुर्जन? मैं ठीक हूँ, तुम? बस हूँ। अभी भी यही हो तुम? मतलब बयान ही हुआ? तुम्हारा तो हो गया होगा। हम दोनों किसी भी रिश्ते में बंधे नहीं थे। हम पर कोई भी मजबूरी नहीं थी कि हम एक दूसरे से कुछ भी बताते। लेकिन उस दिन हम दोनों के दिल खुले, प्यार की बात हुई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे थे साहब। बस उस दिन इजहार हो पाया। जब उसने मुझे बताया कि वो मुंबई में क्या करती है तो एकदम हिल गया। मतलब ना मैं अपनी जिंदगी में खुश था और ना ही चांदनी अपनी जिंदगी में। फिर तो उससे मिलने मुंबई आया? हाँ साहब, मुंबई में मेरी बहन मेघना रहती है। मैंने घर वालों को बोला मैं मेघना से मिलने जा रहा हूँ। जब हम ललितपुर में मिले थे तो हमने एक दूसरे का नंबर लिया था। साहब वो मुझे देखकर खुश हुई थी, शायद उतना ही जितना मैं उसे देखकर खुश हुआ था। अच्छा लगा तुम आए। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे इतने साल बीते ही नहीं। हमारे साथ जो भी हुआ वो हुआ ही नहीं। मर्डर तकदीर से नहीं होता तुझे। तूने बेवक्त चांदनी की जिंदगी खत्म कर दी और उस होने वाले बच्चे की भी। तू चांदनी की जिंदगी में वापस लौट तो आया था तुझे, पर तुझे अपनी जिंदगी में वो इज्जत, वो हैसियत नहीं दे पा रहा था जो चांदनी तुझसे चाहती थी। तूने चांदनी का सिर्फ जिस्म कबूला था, उसकी असलियत नहीं। तू इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहता था क्योंकि चांदनी का काम तुझसे हजम नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है साहब। जब मैं दोबारा चांदनी से मिला तो मुझे पता था वो क्या काम करती। मेरी भी हैसियत चांदनी जैसी ही थी। मैं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। बस जो वक्त हम लोग साथ में गुजारते थे उसी में खुश होते थे। तो उसे मार क्यों डाला? साहब मुझे पता था एक न एक दिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसे सहारा दे सकेगा। और वो रवि जोशी था?
रवि से तू चल रहा था, तुझसे चांदनी और रवि का रिश्ता देखा नहीं जा रहा था। नहीं साहब, असलियत ये नहीं है। असलियत तो ये है कि हम दोनों इस रिश्ते से थक गए थे, ऊब गए थे। हमें मालूम था कि हमारे इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। तो निकल जाता, वापस लौट जाता अपने परिवार के पास। चांदनी को मारने की क्या जरूरत थी? साहब वो मुझसे पैसे ऐंठना चाहती थी। कीमत लगाई उसने हमारे रिश्ते की, मेरे प्यार की कीमत लगा रही थी। मुआवजा मांग रही थी मुझसे। हाँ, 75,000। 75,000? तुम पागल हो गई हो? मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे? ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था दुर्जन। पिछले 3 सालों में हम जितनी बार भी बैठे हैं उसका हिसाब लगाया, और उसके हिसाब से 75 होते हैं। चांदनी, मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारा कस्टमर नहीं हूं मैं। तो फिर क्या हो? देखो मेरी आंखों में और कहो कि हमारे बीच में कभी सच्चा प्यार नहीं था। वो प्यार एक साया है अतीत का। मेरी अभी की असलियत मेरी बहन अंकिता की होने वाली शादी है, जिसके लिए मैं एक एक पैसे जमा कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसकी भी जिंदगी मेरी तरह बन जाए। मतलब तुम इस तरह से मुझसे पैसे वसूल करोगी? मैं कुछ भी करूंगी दुर्जन, मुझे बस पैसा चाहिए। उसे बस पैसे चाहिए थे जो मेरे पास नहीं थे। उसके धंधा करने से भी मुझे गुस्सा आने लगा था, चिढ़ होने लगी थी, और वो बस पैसे पैसे कर रही थी। क्या कहा तुमने? क्या करोगी तुम? मैं तुम्हारे गांव कविपुर की पंचायत में आऊंगी और सबको बताऊंगी तुम्हारे और मेरे बारे में। चांदनी, ये सरासर गलत बात है। तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुमने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया दुर्जन। मैं तो सरपंच जी को बच्चे के बारे में भी बताऊंगी। बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा जो 2 महीने से मेरे अंदर पल रहा है। हेलो चांदनी, मेरी बात सुनो। मैं पहले ट्रेन पकड़ के मुंबई आता हूँ और हम मिलके बात करते हैं। मुझे मेरे 75,000 आज ही चाहिए। चांदी, 75,000 नहीं हो पाएंगे मुझसे। समझने की कोशिश करो तुम। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं आज ही आ रही हूँ लेने। उस दिन मेघना शहर के बाहर गई थी और मैं मेघना के घर पे बिल्कुल अकेला था। तूने पहले से तय कर लिया था कि तू उसे मार डालेगा? हाँ साहब, लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे कुछ सूझा नहीं। कत्ल किसी बात का हल होता है कभी? जानता हूं साहब, इसलिए मैंने एक आखिरी कोशिश की प्यार जिंदा करने की, ताकि कत्ल करने का मेरा इरादा बदल जाए। और मैं उसके नजदीक गया। काफी देर तक हमने प्यार किया साहब। पैसे दे दो दुर्जन, मैं लेट हो रही हूँ। चांदी, देखो दुर्जन, पेट का बच्चा मैं तुम पर नहीं थोपने वाली, पर अभी मुझे पैसे दे दो। उसके बाद जब तुम्हारा दिल करे मेरे पास आ जाओ, मेरा इस्तेमाल करो। मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें, पर मुझे पैसे पूरे चाहिए। पैसा सब कुछ होता है दुर्जन, जो मुझे अंकिता की शादी के लिए चाहिए। दे दो मुझे पैसे, मुझे जाना है। अरे है ही नहीं तो कहां से दूंगा तुमको पैसे? तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दुर्जन, तुम समझते क्यों नहीं? तुमने मेरा 75,000 का इस्तेमाल किया है। किसी भी दूसरे कस्टमर की तरह हमारा और कोई रिश्ता नहीं है। दे दो मेरे पैसे दुर्जन, हक के पैसे है वो मेरे। चांदनी के पेट में तेरा बच्चा पल रहा था दुर्जन। जानता हूं साहब। दलितपुर में रमन परमार के घर एक बच्ची है, 2 साल की।
चांदनी ने उसे वहां छोड़ा था, लेकिन यह कभी नहीं बताया कि वो बच्ची किसकी है। मेरी है साहब, मेरी और चांदनी की बच्ची है। 2 साल पहले मुंबई में पैदा हुई थी। मैंने बोला था चांदनी को गिरा दे, लेकिन चांदनी को चाहिए थी। तुम्हारे घर में जो बच्ची है वो चांदनी की ही है, और दुर्जन सबाबत उसका बाप है। अब तुम लोग जब भी चाहो अपने गांव जा सकते हो। दुर्जन सबावत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, 315 के तहत शिशु को जन्म लेने से रोकने के लिए और धारा 316 के तहत आपराधिक मानव हत्या के फलस्वरूप भ्रूण हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। दुर्जन अतीत का एक साया था, एक ऐसा अतीत जिसने दुर्जन और चांदनी दोनों की जिंदगी को बुरे के लिए बदल दिया। और अब जब ये अतीत का साया वर्तमान में मंडराने लगा, तब उनके बीच अतीत में सुलगी प्यार की चिंगारी को वो सिर्फ गलत हवा दे पाया। प्यार तो दूर की बात है, ये दोनों एक दूसरे से ऊब गए। इस साये ने चांदनी को अपने फायदे का एक मौका दिखाया और दुर्जन को भ्रमित किया कि ये रिश्ता उसे स्त्री सुख दे सकता है बिना शादी के बंधन के। कभी कभी अतीत का कोई भविष्य नहीं होता। चांदनी और दुर्जन के भविष्य को अतीत का साया निगल गया। चांदनी अपनी जान गंवा बैठी और दुर्जन अब जीते जी रोज मरेगा। हमारे आज के एपिसोड के दूसरे केस में भी एक औरत की लाश मिली, लेकिन यह लाश ज्यादा वक्त तक लावारिस और बेनामी नहीं रही। एक छोटी सी बच्ची थी जो ये कह रही थी कि वो उस औरत को जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस केस की कई अनकही बातें थी। आइए देखते हैं आज का हमारा दूसरा केस। बेटा आपका नाम क्या है? जी। ये बच्ची आपको कहां पर मिली शिखा जी? जी मैं मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी, तब ये मुझे रोड डिवाइडर पे पड़ी दिखाई दी। मैं डर गई, मुझे लगा ये बच्ची मर चुकी है। बेटा बेटा आंखें खोलो। मेरी जान में जान आई, वो सिर्फ सो रही थी। कौन हो आप बेटा? नाम क्या है आपका? यहाँ कैसे पहुंची आप? यहाँ क्यों सो रहे हो? अच्छा आओ मेरे पास आओ। घर कहाँ है आपका बेटा? और मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? मैं उसे तुरंत यहाँ ले आई सर। फैमिली से अलग हो गई होगी और रास्ता भटक गई होगी। चितले, मरून नेल पॉलिशर हाथ पर टैटू देखा? जी सर, उस औरत ने भी बिल्कुल इसी तरह की मरून कलर की नेल पॉलिश लगा रखी थी और उसके हाथ का टैटू का स्टाइल भी ऐसा ही है। उस औरत का फोटो चाहिए। यस सर।
शिखा जी, इस बच्ची को यहां लाकर आपने सही किया। हो सकता है इसके जरिए हम कुछ कड़ियां जोड़ लें। आप अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख के देंगी? बेटा, आपकी आई के साथ कल कुछ हुआ था? काका ने कहा आई डॉक्टर के पास गई है। कौन काका बेटा? आई कहाँ है? आई डॉक्टर पास गई है बेटा। अब सो जाओ, सो जाओ। बेटा, काका का नाम मालूम है? अच्छा, घर किधर है? खोटे रहते तू? अच्छा, बाबा किधर है? बाबा? 5 साल की बच्ची कांची मुश्किल से 5 शब्द बोल पा रही थी। उसने बस अपनी मां की तस्वीर को पहचान लिया था, जो दरअसल उसकी मां की लाश की तस्वीर थी। यह लाश पुलिस को उसी सुबह मिली थी जिसके कुछ ही देर बाद एक सतर्क नागरिक शिखा दास कांची को पुलिस स्टेशन लेकर आई थी। क्या है भाई रूपा? भूत भूत देखा क्या सुबह? विजय दादा, वहाँ पे एक औरत। क्या हुआ औरत को? वहाँ पे एक औरत मरी पड़ी है। औरत मरी पड़ी है? सर, लगता है ये औरत गहने पहनती थी, जो अब है नहीं इसके बदन पर। लगता है गला घोटा गया। इसके हाथ पे नाम का टैटू भी है सर। नहीं साहब, ये यहाँ की नहीं है। अगर होती तो अपन लोग फटाक से पहचान लेते। हाथ पर नाम गुदा है, देवकी संभाजी मोरे। इसका नाम देवकी है और संभाजी शायद इसके पति या पिता का नाम होगा। या आसपास चाली में कोई संभाजी मोरे रहता है? संभाजी मोरे? नहीं साहब, इधर कोई संभाजी मोरे नहीं रहता। और ये भी बाहर की है। कल रात 10 के आसपास? राइट। इत्तेफाक की बात है डॉक्टर, आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाली एक औरत को एक बच्ची मिली। उसके हाथ पर भी ऐसा ही टैटू था और सेम नेल पॉलिश कलर। हमने चांस लिया और बच्ची को इसका फोटो दिखाया। बच्ची ने पहचान लिया। एक और बात है इंस्पेक्टर, ये मर्डर सेक्सुअल असॉल्ट के तुरंत बाद हुआ है। विक्टिम का रेप हुआ है इंस्पेक्टर, और प्राइवेट पार्ट्स के अलावा और पैरों पे भी है। बेटा लो, दूध पी लो। अच्छा, आपके लिए क्या मंगाऊं खाने को? आप चिप्स खाओगी? चॉकलेट खाओगी? बोलो बेटा, क्या खाओगी आप? बच्ची बहुत स्वीट है जय, एकदम छोटी सी। उसे तो ये भी नहीं पता कि पुलिस को उसकी माँ की लाश मिली है। वो ये भी नहीं जानती कि उसका घर कहाँ है। बोलती भी बहुत कम है। उसको जानबूझ के छोड़ दिया है लगता है किसी ने। और शुक्र करो कि जिंदा छोड़ा है। कांची नाम है उसका। पुलिस को उसकी माँ की लाश एक कचरे के डंप में से मिली थी। यार क्या हो गया इस शहर को? मतलब जब भी पेपर खोलो, न्यूज़ पढ़ो, हर दूसरे दिन किसी न किसी की लाश मिल रही है कहीं ना कहीं से। इस शहर के लोगों की इंसानियत खत्म हो गई है क्या? मुझे तो उस बच्चे की फिक्र हो रही है। सर, हमने कांदीवली इलाके की सभी चौल्स और बस्तियों को स्कैन किया है, कुछ नहीं मिला है। हर पुलिस स्टेशन की हर मिसिंग कंप्लेंट को स्कैन किया, पर वहां भी कुछ नहीं मिला। वैसे एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर के ऑर्डर दे दिए हैं मैंने। ये कोई ब्लाइंड केस नहीं है चितले। हमारे पास विक्टिम का नाम है देवकी संभाजी मोरे। विक्टिम की बेटी हमारी कस्टडी में है। वैसे वो बच्ची कांची कैसी है अब? पहले जैसी है सर, एकदम चुपचाप।
ज्योति और बाकी लेडी कांस्टेबल बारी बारी से उसकी देखभाल कर रही हैं। कांची, तेरे पापा क्या करते हैं? कुछ याद है तुझे घर नहीं जाना? अच्छा चल, तू मुझे बता, तेरे घर पे कौन कौन है? दादा दादी, भाई बहन? हाँ, तुझे कुछ याद नहीं है? जो आदमी कांची को वहां छोड़कर गया वो उसका बाप तो नहीं है, वरना वो उसे काका नहीं बुलाती। एक तुक्का लगा रहा हूं सर। अगर हम आधार कार्ड के डेटाबेस को स्कैन करें तो, या फिर राशन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड्स। हाँ, नाम तो है हमारे पास, देवकी संभाजी मोरे। ये नाम कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड होगा। देवकी मोरे स्कैन करो, संभाजी मोरे स्कैन करो, और सिर्फ मोरे भी स्कैन करो, कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलेगी। हमें इस विक्टिम देवकी संभाजी मोरे के कातिल को ढूंढना है, और उसके रिश्तेदारों को भी, ताकि उसकी बेटी को अपने घर पहुंचाया जा सके, जो इस वक्त हमारी कस्टडी में बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रही है। क्या हुआ बेटा? जोर से फेंको बॉल, जोर से फेंको, फेंको। शाबाश, अब जाके लेके आओगी, ठीक है? जाओ, जल्दी से लेके आएगी, ठीक है? जल्दी से लेके आओ। ये क्या, सिर्फ 80,000? अभी इतना ही है मेरे पास। तेरे को बेचने का है तो बेच, नहीं तो वापस लेके जा। एक सुबह एक औरत की लाश मिली। उसी सुबह पुलिस को रास्ते पर छोड़ी गई एक 5 साल की बच्ची भी मिली। उस बच्ची की उंगलियों पर नेल पॉलिश और हाथ पर टैटू का निशान था, जो कि लाश के हाथों पर लगी नेल पॉलिश और टैटू से मेल खा रहा था। पुलिस ने चांस लिया और बच्ची को उस लाश की तस्वीर दिखाई, और बच्ची ने उस तस्वीर को देखकर कहा कि वो उसकी मां है। लाश के हाथ पर उसका नाम गुदा था, देवकी संभाजी मोरे। देवकी क्यों मारी गई, कौन था उसका कातिल, इन सवालों के अलावा कई अनकहे सवाल भी उठ रहे थे, जिनके जवाब देवकी की 5 साल की बेटी कांची के पास भी नहीं थे। लेकिन पुलिस ने ठान लिया था कि वो इन सभी अनकहे सवालों के जवाब ढूंढ कर ही रहेगी। एक तरफ चैलेंज था देवकी के कातिलों को पकड़ने का, और दूसरी तरफ जिम्मेदारी थी एक 5 साल की मासूम खामोश बच्ची की, जिसे उसके घर पहुंचाना था। तीसरी ओर शहर की एक सतर्क नागरिक शिखा दास को कांची की चिंता सताई जा रही थी। ये वही औरत थी जिसने आज की शहरी जीवन की भागदौड़ में अपने अंदर की मानवता की पुकार को सुनकर 5 साल की कांची को सड़क से उठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचाया था। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, अगर हम इस बात की परवाह ना करें कि श्रेय किसे मिलेगा, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.